Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Donald Trump now has threatened Colombia, Cuba and Mexico also after attacking Venezuela. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. जैसा कि मैंने आपको बताया, आफ्टर कैप्चरिंग वेनेजुएलन प्रेसिडेंट एंड हिज वाइफ, नाउ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज थ्रेटेंड अदर कंट्रीज इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ यूएस. तो मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका में है, यूएस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उसको थ्रेटेंड किया है. उसके अलावा क्यूबा एंड कोलंबिया को भी थ्रेटन किया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि नाउ दे माइट बी नेक्स्ट इन लाइन. क्यूबा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्यूबा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट विल फॉल ऑन इट्स ओन बिकॉज ऑफ इट्स सोशलिस्ट पॉलिसीज. जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको एंड कोलंबिया में वेनेजुएला जैसे एक्शंस लिए जा सकते हैं अगर इन्होंने अपनी गतिविधि बदली नहीं तो. सो ओवरऑल अगर देखा जाए यूएस की जो पॉलिसी है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इट इज गेटिंग गाइडेड बिकॉज ऑफ फैक्टर्स सच एज आइडियोलॉजी. क्यूबा के रिस्पेक्ट में तो ये आइडियोलॉजी मेनली रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि क्यूबा हैज़ बीन सोशलिस्ट कंट्री राइट सिंस 1960s और तब से ही क्यूबा और अमेरिका के बीच में डाइवर्जेंस चल रहा है, हॉस्टिलिटी चल रही है. उसके अलावा अदर फैक्टर्स आर ड्रग trafficking, illegal immigration. Drug trafficking is mainly concern arising from Colombia. वेनेजुएला से भी वो कंसर्न था, उसके अलावा कोलंबिया से है ड्रग ट्रैफिकिंग. एंड इमिग्रेशन एंड ड्रग्स बोथ आर कंसर्न अराइजिंग फ्रॉम मेक्सिको. एंड क्रूड ऑयल तो है ही, अमेरिका को तो जहाँ भी अपना इंटरेस्ट दिखेगा इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल तो वहाँ पे अमेरिका वुड ट्राई टू इंटरफेयर. देखिए सिर्फ ऐसा नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं है कि अमेरिका को लगता है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेहतर होगा इफ इट इज एबल टू कैप्चर क्रूड ऑयल ऑन ऑफशोर साइट्स. इट इज द डीप स्टेट फंक्शनिंग फ्रॉम अमेरिका, जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन में लगी हुई हैं पूरे दुनिया भर में. दे आर ऑल्सो फोर्सिंग द हैंड ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट टू टेक सच कोर्सिव एक्शंस. तो हर जगह डीप स्टेट्स आर पावरफुल एंड एक्टिव. इट इज द केस विथ अमेरिका एज वेल. तो क्रूड ऑयल भी कारण है. कोलंबिया में भी वेनेजुएला के साथ साथ कोलंबिया में भी क्रूड ऑयल रिसोर्सेज जो है, रिजर्व जो हैं वो अच्छे खासे मिलते हैं. तो कोलंबिया के तरफ से अमेरिका को एक तो ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा है और दूसरा क्रूड ऑयल का इंटरेस्ट उसका कोलंबिया को लेकर के भी है. इस कारण से उसने कोलंबिया को भी थ्रेटन किया है. फॉर्मली तो अमेरिका कुछ ना कुछ कारण ढूंढेगा ही थ्रेटन करने का और उसको वो दिखाना चाहेगा कि इन देशों से खतरा आ रहा है अमेरिका को, जेन्युइन थ्रेट, एंड दैट इज व्हाई यूएस इज इंटरवीनिंग. इट विल नेवर से दैट इट हैज ओन सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ हैविंग कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज. बट हाँ, कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज इज ऑल्सो वन मेजर फैक्टर दैट नो एक्सपर्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग कैन डिनाई. वेनेजुएला में इंटरवीन करने के पीछे अमेरिका ने जो ऑफिशियल कारण बताया है और जो उसके पीछे का रियल कारण है, दोनों में अंतर तो होगा ही. चलिए कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन कि उसने डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट ने मेक्सिको को, कोलंबिया को और क्यूबा को थ्रेटन किया है. तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं कि यूएस का क्या एलिगेशन है कोलंबिया के लिए, फिर मेक्सिको के लिए एंड देन क्यूबा के लिए. टॉकिंग अबाउट कोलंबिया, तो कोलंबिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकेन एज वेल एज कोकोआ प्लांट. दुनिया का 2/3 कोकेन एज वेल एज कोकोआ प्लांट, कोकोआ प्लांट से ही कोकेन डिराइव होता है और दुनिया का 2/3 कोकोआ प्लांट एज वेल एज कोकेन इज ग्रोन इन कोलंबिया. साथ ही साथ कोलंबिया इज ऑल्सो ए मेजर सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू यूएस. देखिए अगर कोकेन वाज अ प्रॉब्लम तो यूएस वुड हैव बीन रेजिंग दिस इशू बिफोर 2022 एज वेल. 2022 के बाद से यूएस और कोलंबिया के रिलेशंस खराब हुए. क्यों?
क्योंकि 2022 में वहां पे प्रेसिडेंट बने गुस्तावो पेट्रो, हु इज द फर्स्ट एवर लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली पार्टी और उसके प्रेसिडेंट बने 2022 में। और तब से कोलंबिया के रिलेशंस अमेरिका के साथ खराब हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों फैक्टर जो है वो गेम में है, आइडियोलॉजी एज वेल एज क्रूड ऑयल एंड ड्रग्स। जब से 2022 में गुस्तावो पेट्रो बने हैं उनके प्रेसिडेंट कोलंबिया के, तब से कोलंबिया इज नाउ अनविलिंग टू कोऑपरेट विथ यूएस, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ड्रग पॉलिसीज। तो अमेरिका चाहता है, अमेरिका अपने इशारों से चलाना चाहता है इन देशों को, कि वो जैसे जैसे इशारा करे, जैसे जैसे उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सीआईए वगैरह, वो जैसे जैसे कहें वैसे ही यहाँ की सरकारें अपने देश के अंदर एक्शंस लें अगेंस्ट ड्रग कार्टेल। 2022 के बाद से गुस्तावो पेट्रो हैज बीन लुकिंग टू एक्ट इन ऑटोनोमस मैनर। इस कारण से अमेरिका और कोलंबिया के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। पेट्रो हैज आल्सो एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू बी पार्ट ऑफ द लार्जर एम्बिट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। और ब्रिक्स में रसिया भी है, चाइना भी है। अमेरिका नेचुरली विल नॉट लाइक कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री ब्रिक्स का भले एक्सटेंडेड वर्जन का ही हिस्सा हो, बट वो नहीं चाहेगा ब्रिक्स या ब्रिक्स प्लस का हिस्सा हो, ऐसा नहीं चाहेगा अमेरिका। एंड इजराइल को लेकर के कोलंबिया की जो नई सरकार है उसने काफ़ी आप कह सकते हैं नेगेटिव स्टैंड लेना शुरू किया है। इट हैज़ ब्रोकन इट्स टाइज विथ इजराइल बिकॉज ऑफ इट्स एट्रोसिटीज टुवार्ड्स पीपल ऑफ पैलेस्तीन। तो इन सब कारणों से अमेरिका के रिलेशंस 2022 से कोलंबिया के साथ बहुत खराब हो गए हैं। तो कोलंबिया के साथ अगर बात की जाए तो इट इज़ आइडियोलॉजी फैक्टर, ड्रग्स एज वेल एज क्रूड ऑयल, द थ्री पॉइंट्स प्लेइंग रोल इन क्रिएटिंग हॉस्टिलिटी बिटवीन यूएस एंड कोलंबिया। मेक्सिको के साथ अगर बात की जाए तो मेक्सिको सीधा सीधा बॉर्डर शेयर करता है अमेरिका के साथ, लगभग 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा बॉर्डर शेयर करता है। और मेक्सिको से खूब सारा इलीगल इमिग्रेशन होता है इनटू द अमेरिकन साइड। उसके अलावा खूब सारा ड्रग ट्रैफिकिंग भी होता है इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर। मेक्सिको से हाल फिलहाल में एक नए तरीके का ड्रग्स का जो ट्रैफिकिंग है वो काफ़ी बढ़ गया है, वो है फेंटानिल। फेंटानिल इज अ सिंथेटिक ओपियोइड, मतलब ये नेचुरल कोकेन जैसा नेचुरली ग्रो नहीं होता, इसको लैब में बनाया जाता है। एंड फेंटानिल का जो ओवरडोज है अमेरिका के अंदर, उस कारण से होने वाली फैटिलिटी अमंग्स द यंगस्टर्स वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। और इसी कारण से हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया है मेक्सिको को भी। उन्होंने पहले कहा था वहाँ की मेक्सिकन प्रेसिडेंट क्लॉडिया शेनबॉम को कि हम अमेरिकन फोर्सेस भेजेंगे मेक्सिको में टू डील विथ ड्रग कार्टेल, और मेक्सिकन प्रेसिडेंट ने इस ऑफर को मना कर दिया था। तब से यूएस प्रेसिडेंट इज नाउ थ्रेटनिंग डायरेक्टली द गवर्नमेंट ऑफ मेक्सिको एज वेल कि अब ड्रग कार्टेल के साथ साथ आपको भी हम लोग हटाएंगे। क्यूबा के साथ अगर बात की जाए तो क्यूबा के साथ अमेरिका की एक पुरानी हिस्ट्री रही है, वो थोड़ा समझते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान ही क्यूबा और अमेरिका के बीच में खूब सारी हॉस्टिलिटी हुई। हुआ क्या कि आपको तो पता है कि राइट आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन 1945 द वर्ल्ड एंटर्ड इनटू अ न्यू फेज ऑफ कन्फ्लिक्ट जिसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में ऐसा डायरेक्ट हॉस्टिलिटी नहीं थी, बट देयर वाज a tendency of power projection and indirect confrontation between the two major power blocks. On one side, we had US and its allies in form of Western European countries like Britain, France, Italy. On the other side, we had Russia and its allies जिन्होंने मिल करके एक लार्जर फेडरेशन बनाया था यूएसएसआर। तो ये था कोल्ड वॉर का टाइम। और कोल्ड वॉर अगर देखा जाए तो इट वाज एसेंशियली एन आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट because US and its allies represented the idea of liberal democratic market principles, जबकि USSR stood for socialistic principles। तो ये एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट भी था। अब कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने क्या किए थे कि जो उसके एलाइज थे, यूरोपियन एलाइज जैसे इटली, टर्की, यूके, वहाँ पे उसने अपने मिसाइल्स इंस्टॉल कर दिए थे।
अमेरिका ने तो न्यूक्लियर वेपन बना ही लिया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू इटसेल्फ। उसके साथ ही उसने जापान के ऊपर अटैक किया और वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ। तो 1945 तक अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया था। 1949 तक रसिया ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया था। लेकिन अमेरिका के अलाइज जो थे वो यूएसएसआर के विसिनिटी में थे, यूके, इटली, टर्की। तो वहां पे अमेरिका ने अपने मिसाइल्स दैट कुड डिलीवर न्यूक्लियर वॉरहेड्स उनको इंस्टॉल किया हुआ था, जैसे जुपिटर मिसाइल इन टर्की, इटली एंड थॉर इन यूके। हुआ क्या कि अमेरिका को नहीं पता था कि उसके अपने ही बैकयार्ड में, अपनी विसिनिटी में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आ जाएगी। अमेरिका ने तो अपने आसपास के देशों को पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ था, बट क्यूबा में एक रिवॉल्यूशन आया 1959 में एंड अ सोशलिस्ट स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर लीडरशिप ऑफ फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे, सो नेचुरल सी बात है कि कास्ट्रो वुड अलाइन हिमसेल्फ विद सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन को भी मौका मिल गया कि अमेरिका ने जिस तरीके से मिसाइल्स लगा रखे हैं यूएसएसआर के प्रॉक्सिमिटी में, विसिनिटी में, वैसे ही मिसाइल्स वो अब क्यूबा की मदद से अमेरिका की प्रॉक्सिमिटी में लगा दे। जैसे आपके ऊपर कोई बंदूक ताने तो आप नेचुरली चाहेंगे ना कि आप भी उसके ऊपर गन तान दे, ताकि मामला जो है वो बराबरी का हो जाए। और यही करने की कोशिश की यूएसएसआर ने। जब क्यूबा सोशलिस्ट था, फिडेल कास्ट्रो वाज अलाइंड हेवली इन लाइन विथ द आइडियोलॉजीज ऑफ यूएसएसआर, तो क्यूबा पे के अंदर खूब सारे मिसाइल इंस्टॉल कराए यूएसएसआर ने। यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर वेपन तो था ही, और वो मिसाइल इंस्टॉल करा करके अब अमेरिका को भी थ्रेटन करना शुरू किया गया। 1962 तक दिस turned out to be a major crisis between the two power blocks of Cold War time, यूएस एंड यूएसएसआर। दोनों को अपने अपने ऊपर एक मेजर खतरा लगा ऑफ कंप्लीट एनहाइलेशन, कि भाई न्यूक्लियर वेपन तुम मारोगे तो हम भी तो मार सकते हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है तुम्हारे देश के अंदर डिलीवर करने के लिए फ्रॉम क्यूबा। सो दिस क्राइसिस, दिस सेंस या एटमोस्फेयर ऑफ हॉस्टिलिटी between US and USSR in 1962 was named as Cuban Missile Crisis. Both sides had realization of a new doctrine, जिसको नाम दिया गया उस वक्त MAD doctrine. MAD stands for Mutual Assured Destruction, कि मतलब तुम हमारे ऊपर मारोगे, हम तुम्हारे ऊपर मारेंगे, दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इट्स अ गारंटेड डिस्ट्रक्शन, गारंटेड है कि हम दोनों बर्बाद होंगे। दैट डॉक्ट्रिन या फिनोमिना इज नोन एज मैड डॉक्ट्रिन। दैट इज वाई बोथ साइड्स चिकन्ड आउट, मतलब पीछे हट गए, ऑफ रैंप कर गए। फिडेल कास्ट्रो की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1959 में ही केम टू पावर इन क्यूबा। ही केम अप विद सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, और तब से क्यूबा जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, इवन जो यूएसएसआर के एलाइज हैं यूक्रेन वगैरह, वो तो सब अब लिबरल डेमोक्रेटिक मार्केट प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्यूबा अभी भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को कंटिन्यू कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई यूएस डज नॉट लाइक क्यूबा। तो क्यूबा के केस में जैसा कि मैंने आपको कहा, मेनली ये जो आइडियोलॉजी फैक्टर है वो कारण है कि व्हाई यूएस वांट्स टू टॉपल क्यूबन गवर्नमेंट। क्यूबा के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। 1959 में जब फिडेल कास्ट्रो केम टू पावर, तो 1961 में एक अटेम्प्ट किया था यूएस की गवर्नमेंट ने। ये जो हरकत अभी की है अमेरिका ने वेनेजुला के अंदर, ये सब पहली बार नहीं किया इन्होंने, ऐसी हरकत वो करते रहते हैं। इन्होंने क्यूबा में ऐसा ही एक अटेम्प्ट किया था 1961 में। इसको नाम दिया गया है बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, जहां पे उन्होंने अपने देश से कुछ आर्म्ड मर्सनरीज भेजे थे क्यूबा के अंदर। अमेरिका ने भेजे थे आर्म्ड मर्सनरीज इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो द क्यूबन गवर्नमेंट लेड बाय फिडेल कास्ट्रो। But Fidel Castro was more than prepared. He had knowledge. He had already got the information कि US is planning something like this to topple him. टॉपल तो कर नहीं पाए। इनका जो कू का अटेम्प्ट था अमेरिका का, ऑफ कू अटेम्प्ट इन क्यूबा, दैट फेल्ड। और उसके बाद से फिडेल कास्ट्रो बिकेम अ नेशनल हीरो। भाई अमेरिका आपको हटाने की कोशिश करता है और आप अमेरिकन फोर्सेस को पूरी तरह से एनहाइलेट कर देते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आपका अपने देश में रेपुटेशन तो बढ़ेगा ही। यही हुआ फिडेल कास्ट्रो के साथ, एंड दैट मेड फिडेल कास्ट्रो इवन मोर पॉपुलर। तो
कभी कभार अमेरिका को बेइज्जती भी, शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी है। एक इसी तरीके की बेइज्जती या शर्मिंदगी है बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। अभी रिसेंटली वेनेजुला में तो उन्होंने सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया, बट दे हैव आल्सो फेल्ड समटाइम्स इन द पास्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे ये एक बेसिक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज मेंस रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, मेंस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि आंसर कहाँ सबमिट करें। देखिए, हमने जो वेदा पोर्टल स्टार्ट किया था जहाँ पे आप वॉइस बेस्ड आंसर चेक करके आपको फीडबैक मिलता था, वो अभी के लिए हमने बंद कर दिया है। वो 50 डेज के लिए ही था। बाकी जो आप पहले से हमेशा से करते आए हैं, अपने आंसर को लिख करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके जो अपलोड करते हैं आप, वो आप करते रहिए। एसपीएम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि कैसे अपलोड करना है आंसर, तो आप अपने एडमिशन काउंसलर से कांटेक्ट कीजिए या टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कीजिए। आपको वो बताएंगे, गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हाउ यू कैन सबमिट योर आंसर इन द पीडीएफ फॉर्म, और वहां से रिटन फॉर्म में आपको आंसर चेक होकर के मिलेगा। Moving to the next topic, this is also related with America only. The US wants to annex Greenland. अमेरिका को सब चाहिए, ग्रीनलैंड भी चाहिए। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रीनलैंड की अगर बात करें हम, दिस आइलैंड, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, बट पॉपुलेशन इज वेरी स्कार्स, ओनली 57,000 पॉपुलेशन है यहाँ का। ये ऑटोनोमस टेरिटरी है, बट अंडर ओवरऑल सोवरेनिटी या कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के अंतर्गत आता है ग्रीनलैंड। वैसे फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये ऑटोनोमस है। दे हैव देयर ओन पार्लियामेंट मैनेजिंग डोमेस्टिक अफेयर्स, बट डेनमार्क मैनेजेस ग्रीनलैंड्स फॉरेन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज मिलिट्री पॉलिसीज। ग्रीनलैंड हैज बीन पार्ट ऑफ डेनमार्क सिंस 1721, लेकिन 1979 में इनको होम रूल अलाउ कर दिया गया, मतलब ऑटोनोमस पावर्स दे दिए गए विथ रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक अफेयर्स। कभी कभार ग्रीनलैंड के अंदर डिमांड उठता है ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दे वांट आल्सो टू मूव बियॉन्ड द सैकल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो ग्रीनलैंड के लोग जो हैं 57,000 लोग, ये अपना अलग आज़ाद देश चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आज़ाद देश क्यों चाहिए, तुम हमारा हिस्सा बन जाओ। डोनाल्ड ट्रंप हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ एस्पिरेशंस। He wants Greenland to be part of US. तो जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने 2016 में, तो उस वक्त वो बार बार ये इशू रेज करते थे कि हम लोग ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, वी वांट टू परचेज ग्रीनलैंड। और डेनमार्क को इन्होंने कई बार मॉनेटरी ऑफर्स दिए इन ऑर्डर टू परचेज ग्रीनलैंड। लेकिन जब दूसरी बार वो राष्ट्रपति बने हैं 2024 के बाद से, तब से ही हैज बीन रिपीटेडली सजेस्टिंग एन आइडिया कि ग्रीनलैंड में यूएस में इंगेज इनटू कोवर्सिव एक्शंस, मतलब मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करके ग्रीनलैंड को फोर्सफुली एनेक्स किया जा सकता है, डेनमार्क से छीना जा सकता है। और अब वेनेजुला के अंदर जो सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद से तो उनका हौसला और बढ़ गया है। नाउ ही हैज रिपीटेड हिज आइडिया ऑफ एनेक्सिंग ग्रीनलैंड फोर्सफुली फ्रॉम डेनमार्क, कि हम जबरदस्ती छीन लेंगे, अगर तुम बेचोगे नहीं तो हम छीन लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, अब वो ट्विटर पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक वगैरह पे ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का इस तरीके का फ्लैग को लगा करके पोस्ट कर रहे हैं और ऊपर टैगलाइन दे रहे हैं सून सून। तो अब मतलब दे आर मैसेजिंग, दे आर सिग्नलिंग कि नेक्स्ट वुड बी डेनमार्क वेनेजुला के बाद, एंड ग्रीनलैंड वुड बी फोर्सफुली टेकन अवे फ्रॉम डेनमार्क। अब क्यों चाहिए ग्रीनलैंड, सवाल ये भी तो जरूरी है। अमेरिका के कई सारे जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, अब अमेरिका की टेरिटरी कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। यूएस में अलास्का तो है ही, ग्रीनलैंड को भी उसका हिस्सा दिखा रहे हैं। क्यों चाहिए ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड अगर आप देखें तो उसका लोकेशन बड़ा स्ट्रैटेजिक है, क्योंकि ग्रीनलैंड इज in the you may say buffer region of Atlantic as well as Arctic Sea. तो आर्कटिक एज वेल एज अटलांटिक ओशन, आई एम सो सॉरी, आर्कटिक एज वेल एज अटलांटिक ओशन दोनों के बीच में है ग्रीनलैंड। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है ग्रीनलैंड का, वो इसके लोकेशन को बड़ा स्ट्रैटेजिक बना देता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का ऑलरेडी एक मिलिट्री बेस है जिसका नाम है थुले फोर्स बेस।
थुले एयरफोर्स बेस, लेकिन अमेरिका को पूरा पूरा ग्रीनलैंड चाहिए कंसिडरिंग इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ग्रीनलैंड में ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं रसिया एंड चाइना। दे ऑलरेडी हैव बीन फोर्सिंग या पुटिंग देयर वेट इन ऑर्डर टू हैव मोर एंड मोर कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड। वो लोग भी अपना एयर बेस, मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं। तो in order to nullify any attempt by Russia and China to have their footprint in Greenland, America wants entire Greenland to be annexed to itself. नेचुरल रिसोर्सेज में भी रिच है ग्रीनलैंड, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं। 34 क्रिटिकल मिनरल्स आइडेंटिफाइड बाय यूएस, उसमें से 25 क्रिटिकल मिनरल्स में ग्रीनलैंड रिच है। शिपिंग रूट देखिए, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आर्कटिक रीजन में भी आइस जो है वो मेल्ट हो रहे हैं और वहां पे भी नए नए शिपिंग रूट्स बन रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो दिस न्यू शिपिंग रूट्स कुड बी यूजफुल फॉर सपोर्टिंग अमेरिकन बिजनेसेस in having trade with other parts of the country. New sea line of communication might open up if the Greenland is under control of America. So these are also the reasons why US has expressed its interest in Greenland. ये सरल बात है, ये तो दादागिरी है भाई, हमको जहां फायदा दिखेगा सब हम खुद छीन लेंगे, ये तो जबरदस्ती है। लेकिन अब ऐसा ही चल रहा है। हाल फिलहाल में मैंने कल ही आपको बताया था कि ग्लोबल ऑर्डर इज नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स फिनोमेना जिसको कहा जा सकता है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हिंदी में जो कहावत है कि भाई अब यही है, ऐसे ही चलेगा, ये हमको दे दो। नो वन वुड बी सरप्राइज नाउ इफ अगले 1-2 महीने में ऐसी खबर आए कि यूएस फोर्सेस हैव लैंडेड इन ग्रीनलैंड, हैज कंप्लीटली कैप्चर्ड इट एंड डिक्लेयर्ड इट एज पार्ट ऑफ अमेरिका। नो वन वुड बी वेरी मच सरप्राइज्ड इफ दिस हैपेंस। Next topic is about Indian Coast Guard ship समुद्र प्रताप, important from our syllabus GS पेपर 3 environment point of view। छोटा सा न्यूज है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप को। इस तरीके का एक और शिप बनाया जाएगा तो इट इज फर्स्ट इन लाइन ऑफ द 2 इंडिजिनियसली डिजाइंड शिप। समुद्र प्रताप किस लिए बनाया गया है वो समझ लीजिए। ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। नॉर्मली कोस्ट गार्ड के लिए जो शिप्स होते हैं वो पेट्रोलिंग के लिए होते हैं, सर्विलेंस के लिए होते हैं, लेकिन ये जो समुद्र प्रताप है ये पॉल्यूशन कंट्रोल्ड वेसल है। इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका मेन काम होगा कि समुद्र के अंदर कोस्टल एरिया में ऑयल स्पिलेज को चेक करता रहेगा एंड अर्ली वार्निंग देगा इफ देयर इज एनी ऑयल स्पिल। तो रैपिड डिटेक्शन से क्या हो पाएगा, कंटेनमेंट ऑफ पॉल्यूशन हो पाएगा और इससे हम लोग कोस्टल रीफ्स, मैनग्रोव फिशरीज एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो ओवरऑल इन आंसर यू कैन राइट दैट ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप वुड बी यूजफुल इन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्लू इकोनॉमी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मैग्नेटिक नैनोबॉट्स फॉर ड्रग डिलीवरी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लेते हैं वो लोग कि नैनो टेक्नोलॉजी का कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है। पिछले साल यूपीएससी एपीएससी दोनों में पूछा गया है, मेंस में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो देखते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नैनो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिला करके नाउ डेवलप किए जा रहे हैं नैनो बॉट्स विच कुड बी यूज्ड इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग हेल्थ सेगमेंट। उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। देखिए अभी जब कैंसर ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो होती है ड्रग डिलीवरी को लेकर के। व्हेनेवर कीमोथेरेपी की जाती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए तो जो मेडिसिन सप्लाई किए जाते हैं बॉडी के अंदर उसमें खतरा रहता है कि दे विल इम्पैक्ट द ट्यूमर, जो कैंसरस सेल है उस पर तो अटैक करेगा ही, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हार्म्स हेल्दी टिश्यूज ऑफ द बॉडी। और उससे डील करने के लिए डॉक्टर अम्बरीश घोष ऑफ IISc बेंगलुरु इज डेवलपिंग वर्किंग ऑन मैग्नेटिक नैनोबॉट्स। मैग्नेटिक नैनोबॉट्स से होगा क्या, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो पाएगी टू द कैंसरस सेल। इसी कारण से इनको 2025 के टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज के लिए चुना गया है। तो नैनोबॉट्स के बारे में बात करते हैं। नैनो मतलब आप समझ ही रहे, स्मॉल स्केल पे होगा, मॉलिक्यूलर स्केल पे होगा। स्मॉल स्केल के जो रोबोट्स हैं, नैनो स्केल के जो रोबोट्स हैं उन्हीं को कहा जाता है नैनो बॉट्स। नैनो बॉट्स इन दिस करंट केस विल मिमिक बैक्टीरियल मोशन, जिस तरीके से बैक्टीरिया चलता है वैसे ही ये चलेगा नैनो बॉट। इसका
हेलिकल स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड इट विल बी एबल टू नेविगेट थ्रू आवर ब्लड डेंस टिश्यूज एंड सेल। इसको बाहर से मैनेज किया जा सकेगा, मैनूवर किया जा सकेगा विथ हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अंदर पहले बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा इस तरीके का नैनोबॉट, और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड से इसको मैनूवर किया जा सकेगा, मैनेज किया जा सकेगा, और इसकी मदद से, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इंश्योर कराया जाएगा कि these nanobots navigate through our blood tissues and cell and reach to the tumor site, और वहां पे ये ड्रग डिलीवरी कर पाए। इन इन नैनोबॉट्स के ऊपर बायोकॉम्पैटिबल मटेरियल भी लगा हुआ है ताकि बॉडी के अंदर कोई ये दूसरे इन्फेक्शन ना कर पाए। बायोकॉम्पैटिबल मटेरियल इज मेड अप ऑफ आयरन एंड मैग्नेटिक लेयर। मैग्नेटिक लेयर इसलिए जरूरी है ताकि बाहर से जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें तो उसको ये रेस्पॉन्ड करे। फायदा ये होगा इन नैनोबॉट्स का कि दे विल टारगेट ओनली द कैंसर सेल एंड अवॉइड हेल्दी इश्यूज। ये तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नैनोबॉट का एग्जाम्पल हो गया। नैनोबॉट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर अदर एरियाज एज वेल इन हेल्थ सेगमेंट ओनली। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए तो ये बात हो गई, अदर एरियाज में भी नैनोबॉट्स आर बीइंग यूज्ड, जिसका एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है दैट नैनोबॉट्स कैन नाउ रिपेयर टीथ विदाउट डेंटिस्ट। इस तरीके के नैनोबॉट्स दे कैन गो फॉर टीथ फीलिंग विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ह्यूमन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर से रिलेटेड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड जो है रॉन्गली मैच्ड है। हेमिस्फेरिकल डोम नोन एज अंडा, इट इज करेक्टली मैच्ड फॉर स्तूपा। इंडिकेटर स्पीसीज हेल्प टू असेस द हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम, दे आर ऑलवेज, ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, दे आर नॉट एट द टॉप। Predator change in their population can indicate environmental changes. Indicator species are always plant, ये भी गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड वुड बी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, और यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल से रिलेटेड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।